समास। जी। हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छी स्लाइड्स हैं जो इस विषय को मतलब काफी सरल तरीके से समझाती हैं। तो हमारा मकसद है समास के गुत्थियों को सुलझाना कि भाई ये क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और सबसे जरूरी इन्हें पहचानते कैसे हैं। बिल्कुल। और देखिए, समास सिर्फ परीक्षा के लिए ही जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भाषा की अपनी सुंदरता और उसकी बनावट को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि हम कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि ये समास शब्द, इसका मतलब क्या है। हाँ बिल्कुल, इसकी बुनियाद से। हमारी पहली स्लाइड भी यही बताती है कि समास शब्द असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। जिसमें सम का मतलब है संक्षिप्त और आस का कथन या शब्द। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षेप। तो एक तरह से संक्षेप में कुछ कहना, यही समास है। बिल्कुल, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना। और यहीं पर एक परीक्षा से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी है। बताइए। कि समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, एब्रिविएशन जिसे हम कहते हैं। ये भाषा को और सघन और प्रभावी बनाने की एक तकनीक है। ठीक है, तो मूल परिभाषा तो समझ आ गई। अब कुछ जरूरी शब्द भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। जी। हमारी अगली स्लाइड में 3 शब्द दिए गए हैं, समास, समस्त पद और समास विग्रह। तो समास यानी कंपाउंड की परिभाषा तो हमने देख ली। हाँ, कि दो या ज्यादा शब्दों से मिलकर बना नया सार्थक शब्द। जी। अब दूसरा है समस्त पद। तो समास के नियमों से जो नया शब्द बनता है ना, जी, उसे ही समास पद या समासिक शब्द कहते हैं। और तीसरा समास विग्रह। ये उस समस्त पद के सभी हिस्सों को अलग अलग करने की प्रक्रिया है। इसे एक उदाहरण से समझना शायद सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल। जैसे नीलकमल एक समस्त पद है ना? जी, है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बनता है नीला है जो कमल। एकदम सही। और इस विग्रह से ही इन तीनों शब्दों का मतलब समास, समस्त पद और विग्रह का आपसी रिश्ता एकदम साफ हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं पद संरचना की। हर सामासिक शब्द में 2 मुख्य हिस्से होते हैं। जी। जिन्हें पद कहते हैं। तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, मतलब फर्स्ट टर्म, और दूसरे पद को उत्तर पद यानी सेकंड टर्म। जैसे राजपुत्र शब्द में राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। और यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण नियम छिपा है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? समास की प्रक्रिया में पदों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं, मतलब केस एंडिंग्स, अच्छा, वो लुप्त हो जाती हैं। राजपुत्र असल में राजा का पुत्र का संक्षिप्त रूप है, जिसमें ये जो का विभक्ति है उसका लोप हो गया है। अरे वाह, यही समास का जादू है। बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ से असली मजा शुरू होता है। समास के मुख्य भेद और उनके वर्गीकरण पर आते हैं। जी। तो हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और इन 6 भेदों को याद रखने का एक और बहुत तार्किक तरीका है। वो क्या है? वो है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वो है अव्ययी भाव समास, और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, इन तीनों में, ठीक है। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो है द्वंद्व समास। और आखिरी जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, मतलब कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा हो, वो है बहुव्रीहि समास। वाह, ये वर्गीकरण तो एक तरह से पूरे विषय का नक्शा ही है। जी, अगर ये याद रह गया तो समास पहचानना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो आइए अब एक एक करके इन भेदों की गहराई में उतरते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। हाँ। इसकी परिभाषा है जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो। और इसकी पहचान का नियम बहुत सीधा है। इसका पहला पद अक्सर एक उपसर्ग यानी प्रीफिक्स होता है। जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर। और एक और बात, ये पूरा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण एडवर्ब की तरह काम करता है। अच्छा, इसकी कुछ उदाहरण देखें तो शायद बात और साफ हो जाएगी। जैसे प्रति प्लस दिन बन जाता है प्रतिदिन, जिसका अर्थ है प्रत्येक दिन। और यथा प्लस संभव से बना यथा संभव, मतलब जैसा संभव हो। एक और दिलचस्प उदाहरण है हाथों हाथ। हाँ, इसका विग्रह है हाथ ही हाथ में। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हाथों हाथ जैसे पुनरावृत्ति वाले शब्द भी
अव्ययी भाव समास ही होते हैं। ये एक बहुत जरूरी नियम है। जी। चलिए अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। इसमें बाद का पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है जी। और इसका मुख्य नियम है कि दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। बिल्कुल, जैसे राजा का कुमार बन गया राजकुमार, जिसमें से का गायब हो गया। और विभक्तियों के नामों के हिसाब से इसके भी 6 भेद हैं। जी हैं। संक्षेप में इन्हें देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, जैसे गगनचुंबी यानी गगन को छूने वाला। सही। दूसरा है करण तत्पुरुष। इसमें से या के द्वारा का लोप होता है, जैसे सूर रचित। सूर द्वारा रचित, यहाँ से का अर्थ साधन है, मीडियम है। ठीक है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए विभक्ति लुप्त हो जाती है। इसका एक बहुत आम उदाहरण है प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला। जी। चौथा है अपादान तत्पुरुष। इसमें भी से का लोप होता है, लेकिन यहाँ से का अर्थ अलग होना है, सेपरेशन, जैसे धनहीन। धन से हीन। बिल्कुल। तो यहाँ करण और अपादान के से में अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। एक साधन के लिए है, दूसरा अलगाव के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इसमें का, के, की का लोप होता है। सबसे क्लासिक उदाहरण तो वही है राजपुत्र, राजा का पुत्र। और छठा और आखिरी अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में या पर का लोप होता है, जैसे आप बीती। आप पर बीती। वाह, तत्पुरुष समास तो सच में काफी विस्तृत है। जी बिल्कुल। अब अगला है कर्मधारय समास। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, एडजेक्टिव नाउन रिलेशनशिप। अच्छा। और इसकी पहचान का एक और सरल तरीका है, विग्रह करने पर है जो या के समान जैसे शब्द आते हैं। कोई उदाहरण? जैसे नील कमल, इसका विग्रह है नीला है जो कमल। या नील विशेषण है और कमल विशेष्य। और चरण कमल? कमल के समान चरण। इसमें हमेशा गुणों की, क्वालिटी की प्रधानता होती है। समझ गई। चौथा है द्विगु समास। ये तो मुझे लगता है पहचानना काफी आसान है। हाँ, ये तो बहुत आसान है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, मतलब नंबर हो, वो द्विगु समास है। बिल्कुल। और ये एक समूह या समाहार का बोध कराता है, जैसे चौराहा, मतलब 4 राहों का समूह। या नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। जैसा कि आपने कहा, पहला शब्द हमेशा संख्या होता है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जी। पांचवा है द्वंद्व समास। इसकी खासियत है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। हाँ, दोनों का बराबर महत्व होता है। और विग्रह करने पर और, अथवा, या जैसे शब्द लगते हैं और पदों के बीच में अक्सर वो योजक चिन्ह डैश होता है। इसके उदाहरण तो बहुत ही आम हैं, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता। इसमें अक्सर दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम या पूरक होते हैं, है ना? बिल्कुल सही। और आखिरी है बहुव्रीहि समास। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। हाँ, यहाँ एक ट्विस्ट है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जी नहीं, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दशानन। इसका विग्रह है 10 हैं आनंद जिसके, लेकिन इसका मतलब 10 मुंह नहीं होता, बल्कि रावण होता है। बिल्कुल। इसी तरह लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, पर इसका अर्थ है गणेश। अच्छा। यहाँ एक सरल नियम यह है कि देवी देवताओं के जो पर्यायवाची नाम होते हैं वो अक्सर बहुव्रीहि समासी होते हैं। यहाँ से एक आम उलझन पैदा होती है, जिसके बारे में हमारी अगली स्लाइड भी है। जी, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। कर्मधारय और बहुव्रीहि के बीच अक्सर भ्रम हो जाता है। कुछ शब्द जैसे नीलकंठ या पीतांबर दोनों में फिट होते लगते हैं। सही बात है। यहाँ नियम यह है कि यदि शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो गया है, मतलब फिक्स्ड हो गया है, तो वो बहुव्रीहि होगा। इसे पीतांबर के उदाहरण से समझाइए। जरूर। अगर पीतांबर का विग्रह है पीला है जो अंबर, यानी पीला कपड़ा, तो ये कपड़े की विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय हुआ। जी। लेकिन यदि इसका अर्थ कृष्ण है जो पीले वस्त्र पहनते हैं, तो यह बहुव्रीहि है। तो मतलब संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टिप देता हूं। जी जरूर। यदि किसी प्रश्न के विकल्प में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए हों और शब्द दोनों हो सकता हो, तो हमेशा बहुव्रीहि को चुनें,
क्योंकि वो तीसरा विशेष अर्थ ज्यादा प्रधान माना जाता है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है, पूछिए। संधि और समास में क्या अंतर है? दोनों में ही चीजें जुड़ती हैं, तो फर्क क्या है? ये एक बहुत ही मौलिक अंतर है। देखिए, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, साउंड या लेटर्स का। वर्णों का? हाँ, जिससे ध्वनि में एक विकार या परिवर्तन आता है। जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है और एक नया सार्थक शब्द बनता है। क्या इसका कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों हो? विद्यालय शब्द दोनों का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, कैसे? जब हम कहते हैं विद्या प्लस आलय, तो आ और आ वर्ण मिलकर आ ही रहते हैं। ये वर्णों का मेल है, यानी संधि। ठीक है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं विद्या के लिए आलय, तो के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। ये समास है। बहुत बढ़िया। तो संधि में वर्ण जुड़ते हैं, समास में शब्द या पद। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार हम एक चेकलिस्ट के रूप में देख सकते हैं ताकि समास पहचानना आसान हो जाए। हाँ, एक क्विक रिकैप। अव्ययी भाव, क्या पहला पद उपसर्ग है? जैसे यथा, प्रति। तत्पुरुष, क्या कारक चिन्हों का लोप है? का, से, में। जी। कर्मधारय, क्या विशेषण विशेष्य संबंध है? विग्रह में है जो आता है। सही। द्विगु, क्या पहला पद संख्या है? बिल्कुल। द्वंद्व, क्या दोनों पद प्रधान हैं और बीच में और या डैश है? जी। और बहुव्रीहि, क्या कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है? और इन सब के साथ सफलता का मंत्र यही है कि सही समास चुनने के लिए हमेशा शब्द का विग्रह करके देखें, उसे तोड़ कर देखें। हाँ, विग्रह करते ही समास का भेद शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो ये थी समास पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने उसकी परिभाषा से लेकर उसके भेदों की पहचान और जो आम उलझने हैं उन्हें समझने की कोशिश की। जी। आज हमने देखा कि कैसे हमारी भाषा संक्षिप्त और कुशल होने के लिए कितने सुंदर नियम बनाती है।